राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाएंगे प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि भाग 5 आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक जो हमारा यूनियन का पार्ट है, जो भाग 5 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज उसकी शुरुआत करेंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 52 के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में भाग 3 में भाग 4 ए में मैंने आप सब पढ़ा दिया था कि भाग 4 ए क्या था, हमारी जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या थी। तो सारी की सारी चीज़ें आप सब ने रिवाइज कर लेनी है। आपका भाग 4 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सब उसको खुद से रिवाइज कर सकते हो। मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने भाग 4 पे वीडियो नहीं बनाई। तो आज हम भाग 5 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 52 के बारे में। तो भाई इसमें क्या लिख रखा है कि जो हमारा स्टेट है उसका एक प्रेसिडेंट होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होगा। राष्ट्रपति क्या होता है भाई? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 53, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सीधा का सीधा पेपर में आवे है कि कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है, उसकी वास्तविक शक्ति किसके पास है, कौन नामात्र है। तो उसमें आप सब ने ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो भाई लोकसभा के प्रति, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो लोकसभा के पास है। तो लोकसभा का हेड कौन है? हमारे पीएम। तो जो वास्तविक शक्ति है जो कार्यपालिका की, वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। ये जितने भी आर्टिकल मैं आप सभी को कराऊंगा, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आप सभी शॉर्ट ट्रिक याद करने चलोगे तो 4 पॉइंट और फालतू याद करने पड़ेंगे, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप सभी को सीधे के सीधे आर्टिकल्स इसी तरीके से पढ़ने हैं जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। तो इसमें राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में बात कर रखी है कि इसमें कौन कौन वोट देश का है। तो भाई वोट कौन देश का है उसके बारे में बात करांगे। तो कौन वोट देगा? जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनेटेड मेंबर होते कौन से हैं। तो आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो 12 मेंबर हैं इनको आर्टिकल 81A इस आर्टिकल के तहत नॉमिनेट किया जाता है। और ये 12 मेंबर किस फील्ड से हो सकते हैं? तो 4 फील्ड होती हैं भाई: साहित्य, कला, विज्ञान, सोशल सर्विस। आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। पहले 2 मेंबर लोकसभा में भी नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 331 इसके तहत 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब इनके प्रावधान को हटा दिया गया है। तो कौन से प्रावधान को हटाते हुए कौन सा संशोधन किया गया? तो 104वां संशोधन कब किया गया? 2020 में। अब आप सभी को ये तो पता चल गया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए, कहाँ कहाँ से होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के
जो कि राज्यसभा है और लोकसभा है, सारे के सारे इलेक्टेड एमपीज। उसके साथ साथ विधानसभा, जितनी भी देश में विधानसभा है सबके प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं जो कि इलेक्टेड हैं। उसके साथ साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जे.एंड.के जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, वे भी इसमें भाग लेंगे। अब मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार है जो, वो कब माना जाएगा, जब 50 मेंबर लिख कर देंगे, उसका प्रपोजल देंगे, तब ही वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। आर्टिकल 54 में आपने ये तो जान लिया कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 55 में लिख रखा है कि वोट कैसे डलेंगी और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो आप सभी को मैंने कल बता दिया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मैंने आप सभी को बताया था पहले भी कि भाई ये सिस्टम यूज़ होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए, राज्यसभा एमपीज के लिए, और हमारे स्टेट में जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद के मेंबर्स हैं, उनको चुनने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो 3 प्रतिनिधि हो गए, किसी भी इलेक्शन के 3 उम्मीदवार हैं, तो हर कोई जो भी वोट देगा वो प्रीफ्रेंस भरेगा, पहले नंबर पे ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। जो भी पहले नंबर पे आएगा, जो ज़्यादा वोट लेगा उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मिनिमम 50% वोट एक के पक्ष में होनी चाहिए। अब आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। अगर आप सभी को हिंदी में पढ़ना है तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये चीज़ राष्ट्रपति के चुनाव में यूज होती है। अब मान लो इलेक्शन में कोई विवाद हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो आप सभी को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 56 के बारे में, तो उसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात कर रखी है। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पूरे होने तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, बशर्ते उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू ना करी गई हो। आप सब ने हमेशा पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उनकी जगह कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी उम्र के जो भी जज होंगे वो राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बता देना चाहूँगा कि ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होगी जो मैंने सेकंड पार्ट में लिख रखी है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है और दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण करने नहीं आया है, तब तक सीट खाली नहीं हो सकती, कोई और उस जगह पर काम नहीं कर सकता। सिर्फ राष्ट्रपति तब तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण करने नहीं आता तब तक पद खाली नहीं होगा। वही राष्ट्रपति जो पुराने हैं वही अपने पद पर रहेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में लिख रखा है? 56(1) का सी पार्ट। आर्टिकल 57 में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति एक बार टर्म में रह गया तो क्या दोबारा बन सकता है? तो भाई अनलिमिटेड टाइम्स, कितनी बार भी संसद अगर उसको राष्ट्रपति बनाना चाहती है तो बना सकती है। 58 में पढ़ेंगे हम क्वालिफिकेशन के बारे में कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा एमपी निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। तो आप सभी को ये योग्यता याद रखनी है। और मैं आप सबको एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार एज पूछ लेते हैं, तो भाई एज राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35+। जो 30 वर्ष एज है, जो 30+ एज होनी चाहिए, वो किसकी होनी चाहिए? एमएलसी जो हमारे विधान परिषद के मेंबर होते हैं उनकी, और राज्यसभा सांसदों की, राज्यसभा एमपीज की। जो 25 एज है वो किसके लिए होनी चाहिए? एमएलए और लोकसभा एमपी।
अब मान लो प्रधानमंत्री की पूछ ले तो भाई वो एमपी ही तो होता है लोकसभा का, इसलिए 25 ही एज होगी उसकी भी। इसके साथ साथ जो सरपंच होते हैं उनकी 21 एज होती है। इसी तरीके से आप सभी को सारी की सारी एज भी याद करनी है, क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और आप गलती से भी गलत नहीं करके आओगे अगर इस तरीके से ध्यान से पढ़ लोगे। आर्टिकल 59 को आप खुद पढ़ लेना, उसमें वेतन भत्तों के बारे में, राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में लिख रखा है कि कहाँ पर रह सकते हैं, क्या क्या प्रिविलेज दी जाएगी, सारी की सारी चीज़ें, कितनी पेंशन मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो उसको आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलते हैं भाई आर्टिकल 60 की तरफ। तो इसमें लिख रखी है ओथ, शपथ। तो भाई इसमें आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब मान लो कि सीजेआई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर वो अपने पद पर नहीं है तो कौन शपथ दिलवाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सबसे वरिष्ठतम, जो सबसे ज़्यादा एज के जज हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 61 के बारे में पढ़ेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में इसमें लिख रखा है कि महाभियोग कब लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान से देखनी है। 61 का जो 1 पार्ट है, अगर राष्ट्रपति ऐसे फैसले ले लेता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा हो तो ही इम्पीचमेंट की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। किसी और ग्राउंड पर कभी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती। अब मैं आप सभी को महाभियोग के बारे में मेन क्वेश्चन करवाऊंगा, आप सभी को अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो महाभियोग किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो भाई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि लोकसभा ही लेके आएगी या राज्यसभा ही लेके आएगी, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो 14 दिन पहले, आप सभी को याद रखना है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा। महाभियोग की सूचना पर उस सदन से कितने % लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आप सभी को याद रखना है 25% या 1/4। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे सदन में कितने बहुमत से पास होना चाहिए। तो जिस सदन ने, मान लो राज्यसभा ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करी थी, उसी ने एलिगेशन लगाए थे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए महाभियोग लगाया जाए। तो भाई पहले राज्यसभा में वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा उसके ऊपर जांच कराएगी कि क्या सच में जो राज्यसभा ने एलिगेशन लगाए हैं वो क्या सच हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी और एलिगेशन सच पाए गए तो लोकसभा भी उसको 2/3 बहुमत से पास कराएगी। और जैसे ही लोकसभा उसको 2/3 बहुमत से पास करेगी, सेम डेट से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और इसी के साथ साथ मैं आप सबसे 5 क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप सभी को उनका कमेंट सेक्शन में जवाब देकर जाना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। मैं आप सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं वो मैंने अभी इस टॉपिक में नहीं कराई हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो अभी बचे हुए हैं। तो आप सभी को अगली वीडियो भी ध्यान से देखनी है। अब मैं आप सबसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान करता है? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में मिलती है? मैंने ये पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया था। अब आपको इसका जवाब देना है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है? आप सभी को इसमें ये भी पढ़ना होगा कि सलाह तो मांग सकता है लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, वो सलाह माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। फिर आप सभी को बताना है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देगा उसको फॉलो करना। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है
उनका कर्तव्य है ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। और साथ साथ में आप सभी को बताना है सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है। आई होप कि आप सारे के सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। एक टॉपिक मैं आप सभी को करा रहा हूँ, एक टॉपिक आप खुद से करोगे, उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद उस टॉपिक पर आऊँगा तो उसकी रिवीजन भी होगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।